नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम हैं राकेश अग्रवाल जी के साथ। राकेश अग्रवाल जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। रायगढ़ शहर इस मामले में बहुत रिच है कि रायगढ़ में ऐसी तमाम शख्सियत जो हैं वो मौजूद हैं, जो जिनकी पकड़ हर विषय पर बहुत गहरी होती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत संवेदनशील इंसान होते हैं इस तरह के लोग। राकेश अग्रवाल जी की बात करें तो अग्रवा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आप रहे हैं और उद्योगपति हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट पर भी काफ़ी पकड़ है उनकी। एक अध्ययन है, गहरा अध्ययन है क्षेत्र के विकास को लेकर और यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ की तासीर को लेकर। तो बातचीत शुरू करते हैं राकेश अग्रवाल जी से कुछ एक मुद्दों को लेकर। राकेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खबर बयार के यूट्यूब चैनल में। और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट अगर हम कहें अग्रवा धाम जी, तो वाकई में आप लोगों ने मिल के जो आपकी टीम ने खड़ा किया है जी, ये सदियों तक याद रहेगा और ये एक बहुत बड़ा एसेट बना है अग्र समाज का। तो बताएंगे अब क्या स्टेटस है, क्या कुछ प्लानिंग है आगे इसके एक्सपांशन को लेकर? सबसे पहले तो मैं खबर बयार से युवराज भाई टिंकू देवांगन जी को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे आने वाले पल के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं होंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, हर्ष न्यूज़ में भी आप लोगों का ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमारी बातों को आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया, जिसका परिणाम आज अग्रवा धाम साक्षात आप लोगों ने देखा है। और आज एक अपने नए न्यूज़ आप खबर बयार में आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी उपलब्धि एक नए प्लेटफार्म में फिर से एक स्टैंड कर रहे हैं और मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के। और आप लोगों की मेहनत को मैं वाकई में सलाम करता हूं कि 3 महीनों में जो आप लोगों की न्यूज़ों को मैं पढ़ते हुए देखते आ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आप शहर में बहुत आगे जाने की मानसिकता में हैं और बहुत आगे जाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और आप जैसे तमाम लोगों की शुभकामनाओं की वजह से हमारा ये सफ़र कहीं ना कहीं आसान हो रहा है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं जी, अग्रवा धाम को लेकर। अग्रवा धाम पूरे रायगढ़ के अग्रवाल समाज की एक विश्वास की देन है। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया, हमारे अग्रवा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों के ऊपर जो विश्वास किया और सभी ट्रस्टियों ने मुझ पर जो विश्वास किया, ये विश्वास का परिणाम है जो आज इस मुकाम पर हम अग्रवा धाम को बना करके समाज को समर्पित कर चुके। निसंदेह आज अग्रवा धाम रायगढ़ शहर नहीं, एक हमारे पूरे भारतवर्ष की पहचान बन चुकी है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में न जाने कितने उसके फॉलोअर हैं और किस तरह से उसको लाइक करते हैं। और मेरे पास न जाने इंडिया में कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं कि रायगढ़ में ऐसे ऐसे एक अग्रवा धाम बना है, हम भी ऐसा बनाना चाहते हैं, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि रायगढ़ के अग्रवाल समाजों ने एक ऐसी नींव रखवाई है और एक ऐसी नींव रखने का मेरे माध्यम से मुझे ये सौभाग्य रायगढ़ के अग्र समाज ने दिया है। मैं वाकई में रायगढ़ के समस्त अग्रजनों का शायद कई जन्मों तक ऋणी रहूँगा कि ये मेरे माध्यम से इस काम को, हमारे अग्रवा धाम के ट्रस्टियों के माध्यम से इस काम को हम पूरा कर पाए हैं। और अग्रवा धाम के आगे विस्तार हेतु हम वहाँ एक हाल की कमी हमें बहुत अखर रही है और हमारे समाज को भी खल रही है। कुछ परिस्थितियाँ थी फाइनेंस की भी और कुछ इस तरह की भी, तो वो काम हमारा रुक गया। लेकिन मेरा एक सपना है, मेरा ड्रीम है कि वो हाल को भी मैं बहुत जल्द, अतिशीघ्र, हो सकता है दिवाली बाद या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, जब भी वो स्टार्ट हो, लेकिन समाज को ये सौंपना है और अतिशीघ्र सौंपना है बना करके जो विशाल हाल, जिससे कि हमारी शादी के जो डेकोरेशन के खर्चे हैं उसमें और कमी आए। और अग्रवा धाम के बारे में जो खर्चे हैं उन खर्चों को समाज बहुत अच्छे से अफोर्ड कर पा रहा है। बहुत नॉमिनल खर्च में हम दे पा रहे हैं। दूर दूर से पूरे 1-1 साल तक की बुकिंग हमारी अग्रवा धाम की है। मतलब आने वाले 1-1 साल तक अग्रवा धाम बुक हो जा रहा है। तो इससे लग रहा है कि समाज में एक अच्छा समाज है, मैसेज गया है। अभी नए अध्यक्ष सुशील मित्तल जी हैं, तो आगे जो एक्सपांशन को लेकर है, क्या कुछ कोऑर्डिनेशन बन रहा है, किस तरह की प्लानिंग हो रही है इसको लेकर? जो आपने हॉल की बात की, तो क्या कुछ आगे जो है रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है? जी, मैं हमारे नए अध्यक्ष सुशील मित्तल जी वाकई में बहुत जुझारू समाज सेवी है और जिस तरह से वो मेरे समाज में 27 दिसंबर को लोकार्पण के बाद 31 दिसंबर को मैंने अपनी अध्यक्षता छोड़ी थी, उसके बाद से वो अध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अग्रवा धाम के पूरे मेंटेनेंस को, अग्रवा धाम के सिस्टम्स को समाज के साथ एक व्यवस्थित
तरीके से तालमेल बनाते हुए जो काम किया है वो वाकई में तारीफ़ काबिल और बहुत जुनून का काम है। ये काम शायद मेरे किए हुए काम से भी ज़्यादा कठिन है कि किसी समाज में और किसी व्यवस्था में एक अच्छा तालमेल बैठा लेना, ये उसके वाकई में महारत हासिल है उनको, और उन्होंने उस तालमेल को बैठाते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था समाज को दी है। और मुझे पूरा विश्वास है वो जितने जुझारू और जिस तरह से समाज में लगे हुए हैं, ये हाल उनकी अध्यक्षता में बहुत अतिशीघ्र स्टार्ट होगा। ये मनसा उनकी भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने की है। जी, अब अगर हम बात करें, आप रियल एस्टेट के ही मास्टर हैं, ऐसा शहर मानता है। तो रियल एस्टेट को लेकर हम बात करें तो 2011 के आसपास एक मास्टर प्लान आया था, उसके बाद उसमें कुछ आगे काम नहीं हो पाया रायगढ़ को लेकर। परिस्थितियां बहुत सारी बदल गई, भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई। अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से समय गुजरा है लगभग 13-14 सालों का, तो मास्टर प्लान को लेकर क्या होना चाहिए जो नहीं हो पाया? नई सरकार अब सत्ता में है, तो क्या कुछ होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, रियल एस्टेट का व्यापार अपने आप में शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो भी सरकारी व्यवस्थाओं के साथ साथ रियल एस्टेट एक शहर को डेवलप करने की व्यवस्था का ही रूप है। जिस तरह से सरकार एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लाती है और शहर बढ़ता है, बिल्डर भी पैरेलल वही काम करता है, शहर को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। 2011 के बाद से जो रायगढ़ का मास्टर प्लान एक नया जो बनना चाहिए, 2011 का रायगढ़ और आज 2024 का रायगढ़ में हम देखेंगे तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। वो रायगढ़ और आज के रायगढ़ में कहीं कोई कंपेरिजन लेवल है ही नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ का मास्टर प्लान को एक व्यवस्थित तरीके से एक नई नीति के तहत लागू करने की आवश्यकता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर और बिलासपुर के अभी जो नया मास्टर प्लान लागू हुए हैं, मैंने उन मास्टर प्लानों को दिखा करके जब मैंने स्टडी किया तो वाकई में रायगढ़ में भी बहुत कमियां हैं मास्टर प्लान में, जिसको लाना बहुत आवश्यक है। रायगढ़ के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि बहुत पावरफुल विधायक और बहुत जुझारू, कर गुजरने की क्षमता और मादा रखने वाले विधायक हमारे रायगढ़ की जनता को मिला है। ये हमारे बड़े गौरव की बात है। और माननीय मंत्री महोदय से, हमारे जो विधायक हैं, उनसे भी मेरी इस विषय में एक आध बार चर्चा हुई, तो उनका भी ये सोचना है कि रायगढ़ का मास्टर प्लान बहुत शीघ्र लागू किया जाए। और रायगढ़ का मास्टर प्लान अगर देखिए, आप पिछले 8-10 सालों से रियल एस्टेट बड़ा थम सा गया है रायगढ़ का, उसका थमने का बहुत बड़ा कारण मास्टर प्लान है। लेकिन राकेश जी, अभी पिछले तकरीबन साल भर से एक बूम आया है रियल एस्टेट में, फिर एक बार आया है। जी जी जी। तो मास्टर प्लान की जब बात होती है, उसके अपडेशन को लेकर बात होनी चाहिए। जी जी। क्योंकि 2011 में जब बना था तब परिस्थितियां कुछ और थी, आप बता ही रहे हैं। बिल्कुल। और वो दिखाई भी देता है। जी जी। आज बहुत सारी परिस्थितियां अलग हैं। तो जैसे हम देखें, आपसे अभी चर्चा भी हो रही थी, तो सारंगढ़ की तरफ अगर हम जाते हैं जैसे, जी जी, तो छातामुरा की तरफ, जी जी, तो इन तमाम अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें, जी जी जी, तो क्या स्थिति है, कैसे अपडेट होना चाहिए? जी जी। देखिए, हम चारों दिशाओं में अगर रायगढ़ के देखें तो सबसे बड़ा स्कोप रायगढ़ को अगर बढ़ने का है तो हमारे लिए चंद्रपुर रोड है, जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, या थोड़ा सा एक उड़ीसा रोड है, जो रायगढ़ को बढ़ने की पूरी संभावना जहाँ तक है। तो आप ठीक बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल से रियल एस्टेट में थोड़ा बूम आया है, लेकिन आप देखेंगे ये बूम रायगढ़ में आकर के एक ब्रेक होते जाता है, फिर आ जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण एकमात्र मास्टर प्लान है। अगर मास्टर प्लान हो तो सुचारू रूप से न तो अवैध कॉलोनियां बनेंगी, हमें मालूम होगा कि कहाँ का क्या लैंड यूज है, हमें मालूम होगा कि कहाँ पर कितने % हमको सेलेबल मिल सकता है। एक आम जनता को सही तरीके से काम करने में, बिल्डर को भी और एक आम जनता को भी सही चीज़ देने में बहुत चीज़ों के नॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। मास्टर प्लान से सारे सिस्टम फॉलो होंगे तो आम जनता तक कोई भी किस्म की धोखाधड़ी, धोखेबाजी या गलत कार्य न होंगे, क्योंकि मास्टर प्लान पढ़ने में आज बहुत शिक्षित हो चुके हैं लोग। मतलब मास्टर प्लान आम आदमी की पहुंच तक है। ये लैंड यूज क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया कितना साइड बैक छोड़ने का है, वो सारी चीज आम जनता को मालूम है। तो मास्टर प्लान जब लागू होगा तो न तो धोखाधड़ी होगी, क्योंकि आज जैसे कोई भी बिल्डर या कोई भी अवैध कॉलोनी कटती है, हम कितने भी फिट किसी भी तरह से बना करके छोड़ देते हैं। उसका कारण यह है कि मास्टर प्लान एक सुचारू रूप से बना नहीं है, जिससे कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट बिक जाता है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे। जो सही मायने में अगर पूछा जाए तो अवैध कॉलोनियाँ हमारे समाज का कोड है, लेकिन आपको मालूम है अवैध कॉलोनी हमारे समाज का कोड क्यों है? हम शायद इस बात को कभी समझ नहीं पाए। हम समझते हैं ये अवैध कॉलोनी बन गई तो इसका कोई डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, अवैध कॉलोनी कोड क्यों है, इसके पीछे मैंने बहुत स्टडी किया हुआ है। अवैध कॉलोनी कोड का मकसद क्या होता है कि किसी भी जमीन वालों ने 20 एकड़ में एक अवैध कॉलोनी बना दी,
प्लॉट काट के बेच दिए। हम अवैध कॉलोनी उसे ही कहेंगे कि बिना कोई नॉर्म्स के एक नक्शे में रोड दिखा दी गई, नक्शे में नाली दिखा दी गई और हमने 20 एकड़ में एक प्लॉट काट के बेच दिया। उसको डेवलप होने में 50 साल लग जाता है। उस 20 एकड़ के बाद शहर खत्म हो जाता है क्योंकि वो जंगल दिखता है। उस जंगल दिखने के कारण वहां के बाद शहर खत्म हो जाता है, शहर वहां तक सिमट जाता है। मतलब है बढ़ता हुआ शहर को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका है अवैध कॉलोनियों की। ये अवैध कॉलोनियां कब रुकेंगी? जब सही तरीके से लैंड यूज रिमार्क कर दिए जाएंगे, सही सारे सिस्टम रिमार्क कर दिए जाएंगे, एफआईआर रिमार्क कर दिए जाएंगे। इसलिए किसी भी शहर को डेवलप होने में उसकी सबसे बड़ी अगर कोई न्यू है, सबसे बड़ा अगर उसका कोई कारण बनता है तो वो है मास्टर प्लान। इसलिए मैं माननीय आप लोगों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरह से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही हो तो, कि रायगढ़ का मास्टर प्लान को बहुत अतिशीघ्र यहाँ के लोगों की व्यवस्था को देखते हुए, व्यापार की व्यवस्था को देखते हुए अतिशीघ्र चालू किया जाए, लागू किया जाए। एक होता है सिंगल विंडो को लेकर सरकार बात करती है हमेशा, क्योंकि अगर कोई कॉलोनाइज़र है तो वो अगर डेवलप करता है, कोई डेवलपर है, तो सब बहुत सारे एनओसी अलग अलग तरह की चाहिए होती हैं। 18 से 20 किस्म की एनओसी चाहिए होती हैं। तो सरकार तो कहती है सिंगल विंडो, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सिंगल विंडो का काम नहीं हो पाता है। सिंगल विंडो कितना ज़रूरी है और कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, ये इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सिंगल विंडो की बात है, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह से सिंगल विंडो में सारे कार्य किए जाए। समस्या कहाँ जाती है? जो सिंगल विंडो के सॉफ्टवेयर है वो बेसिक रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं और उनमें काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज टीम जो सरकारी शाखाओं में बैठे हुए हैं वे पूरी तरह से शिक्षित नहीं है उस काम को करने के लिए। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। जैसे आप देखेंगे, राजस्व डिपार्टमेंट के जितने भी भू नक्शे हैं, राजस्व डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड है, हम अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अपग्रेड की मानसिकता कहीं ना कहीं सरकार की है, तब ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। नो डाउट रियल एस्टेट में भी सिंगल विंडो की प्रणाली है, लेकिन उसको सही तरीके से पूरे करने के लिए उस लेवल का सॉफ्टवेयर और उस लेवल के काम करने वाले हमारे अधिकारी वर्ग को उस चीज को लाना पड़ेगा। सरकार की मंशा को मैं कहीं पर भी नहीं मानता कि उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा है, सिस्टम की जरूरत है। उस सिस्टम को लाने में थोड़ा समय लग सकता है और उस सिस्टम को अगर सरकार उस गति से बनाना चाहेगी तो नो डाउट ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत सारी चीज़ों में सिंगल विंडो चल भी रहा है। और आगे जो बहुत सारी चीज़ों में सिंगल विंडो की प्रणाली नहीं आ पा रही है, उसका एक बेसिक कारण उनका अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपनी उनकी एक टीम है अधिकारियों की जो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। वो कम्युनिकेशन गैप है जिसमें शायद वो अपग्रेडिंग में चल रहे हैं। और आने वाला देश तो हमारा सिंगल विंडो का है, जो विजन हमारी सरकार का हमको दिख रहा है। जी, चूँकि आप उद्योगपति भी हैं और उद्योग से ही वास्ता है आपका, तो ये जानना चाहेंगे कि सरकार अभी नई है, कहना चाहिए अभी 1 साल होने को है, तो उद्योग नीति जो हम बात करें तो किस तरीके से आपको दिखाई देती है और क्या लगता है उद्योग को लेकर और आगे डेवलपमेंट को लेकर, ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं दिखती हैं? और साथ साथ ये भी आपका रिएक्शन चाहेंगे कि कैसे उद्योगपति को जो है, जो अपना उद्योग लगाता है, उस क्षेत्र में उसके पर्यावरणीय संतुलन को लेकर और उस क्षेत्र के सामुदायिक विकास को लेकर जिम्मेदार होना चाहिए। जी, ये सरकार की उद्योग नीतियाँ वाकई में बहुत अच्छी पॉजिटिव है। बहुत सारी नीतियाँ अभी सरकार की जो भी आई है, उद्योग के प्रति सरकार भी उतनी ही जागरूक है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ उद्योग नगरी बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मिनरल्स। यहाँ जो मिनरल्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो उद्योग के लिए बहुत कारगर है और रायगढ़ में उद्योग आगे और भी लगे, इसके लिए ज़रूरत है सरकार का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर की। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रायगढ़ में चाहिए सड़कों का, जो सड़कों का जाल। आज जैसे हम रायपुर को देखेंगे तो रायपुर में जैसे उरला वगैरह वो पूरा पैक होने के बाद सरकार ने नया बड़ौदा बाजार साइड, भटापारा साइड एक नया बेल्ट तैयार कर दिया कि उधर आप, ऐसा ही रायगढ़ में जमीनें भरी हैं, लेकिन हमारी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाने के कारण हम जाकर देखेंगे कि रायगढ़ से घरघोड़ा एक ही रोड है, रायगढ़ से झारसोड़ा एक ही रोड है, रायगढ़ से रायपुर एक ही रोड है, रायगढ़ से करचे एक ही रोड है। केवल 4 रोड है यहाँ
और कोई रोड नहीं है, बाकी सब गलियां हैं। तो जब तक रोडें नहीं बनेंगी, आज हम जाएंगे रायगढ़ से घरघोड़ा तो लाखों करोड़ों एकड़ जमीनें अंदरों में सामने सामने प्लान लग गए, पीछे की सारी जमीनें खाली पड़ी हुई है। तो क्या ये हम जमीनों का विकास को रोक नहीं रहे हैं? उद्योग वहां लगे हुए हैं तो एग्रीकल्चर तो वहां हो नहीं सकता, पॉल्यूशन इतना है, खेतियां हो नहीं सकती बिना, और उद्योग वहां इसलिए लगे रहे हैं क्योंकि सड़कों का अप्रोच नहीं है। तो वो जमीनें वेस्ट हो रही हैं, किसानों का भी नुकसान है और उद्योगपतियों का भी नुकसान है। हमारा शहर में बहुत अति आवश्यक है कि क्यों ना हम एक इंडस्ट्रियल पार्क की जोन को बनाते हुए हम वहां पर सड़कों का जाल बिछाएं, जिससे कि उद्योग लग सके और उद्योग बहुत लंबे किलोमीटर तक ना जाकर के एक सीमित एरिया में उद्योग नगरी बस जाए जब सड़कों का जाल आ जाएगा। अभी क्या हो गया, 50 किलोमीटर तक आप देखेंगे रायगढ़ में तो उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन केवल रोड के किनारे। तो आप सोचिए उद्योग के पीछे 50 किलोमीटर तक शहर की जमीनें बर्बाद हो रही हैं। कारण एक ही है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार का डेवलपमेंट नहीं है। हमको 50 किलोमीटर तक जाने की जरूरत क्या है? 20 किलोमीटर में वो सारे उद्योग सिमट सकते हैं, तो हमारा पॉल्यूशन 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में आ जाएगा। ये सारी चीजें सरकार को सोच रही है और शायद सरकार सोच भी रही है इस दिशा में। आगे आगे इस तरह का डेवलपमेंट आएगा। ये उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है कि सड़कों का जाल बिछे यहाँ हर क्षेत्र में। मैंने इसी सवाल से जोड़कर किया था कि सामुदायिक विकास उस क्षेत्र का जहां उद्योग लगते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उद्योगपति के लिए? जी, ये उद्योगपति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस एरिया में उद्योग लगे हुए हैं, संभवतः उस एरिया में हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, आने वाले जाने वाले के लिए जगह, कोई धर्मशाला सरी की व्यवस्था, कोई एक ट्रैफिक के सिस्टम को देखते हुए एक उनके आने जाने की ट्रांसपोर्टिंग के साधन, सरकार के साथ साथ उद्योगपतियों को भी मिल करके इस विषय में बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उद्योग अव्यवस्थित तरीके से फैला हुआ है, तो वो सोच डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उद्योग को व्यवस्थित कैसे तरीके से बसाया जाए, जब वो सोच डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली जिसका मास्टर प्लान में जो मैं बता रहा हूँ वही रोल है कि मास्टर प्लान में चिन्हांकित हो कि ये उद्योग नगरी के लिए यहाँ अस्पताल बनना है, उद्योग नगरी के लिए यहाँ धर्मशाला बननी है, उद्योग नगरी के लिए यहाँ रेस्टोरेंट बनना है, उद्योग नगरी के लिए यहाँ बस स्टॉपेज बनना है। तो ऑटोमेटिकली उसमें उद्योगपति अपनी जन भागीदारी सरकार के साथ करके उस दिशा में कार्य करेंगे। यहाँ के उद्योगपति बहुत दानवीर है, बहुत सेवा भाई है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी बातचीत करने के लिए। और जब हम आपके पास आ रहे थे तो विषय हम सिर्फ एक लेके आ रहे थे, लेकिन हमें लगा कि एक ही विषय पर आपसे बातचीत करें तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। युवराज भाई, एक बात और बोलना चाहूँगा। लोग बोलना जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप में वो कला है कि आप उगलवा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। बहरहाल ये थे राकेश अग्रवाल जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबर बयार के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।